फिर खुशामदीद। और आज हम बात कर रहे थे कुछ स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से और इस माशरे में हमारे लोगों का क्या बिहेवियर होता है उनकी तरफ, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शो को आगे बढ़ाएं, मैं ज़ैनब से कुछ बात करना चाहूँगा। ज़ैनब इज़ माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो अ पेरेंट और उनका एक बेटा और एक बेटी भी है, जो कि देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। माशाल्लाह। ज़ैनब, क्या नाम है दोनों के? बेटी का नाम फातिमा है। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी का नाम भी फातिमा है। और बेटे का नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा और मेरा नाम मुस्तफ़ा है। देखिए क्या अजीब बात है, ये तो अजीब कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा मुझे बताएं, कैसे उनका ख्याल रखती हैं, देखभाल कैसे करती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह केयर करती हूँ। और मेरे साथ मेरी वालदा का बहुत बड़ा कॉपरेट है, उनका इस मामले में, बल्कि मेरी ज़िंदगी के हर मामले में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा किरदार है इन सब चीज़ों। साथ भी रहती हैं आपके? मैं उनके साथ ही रहती हूँ, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब साथ रहते हैं। वो हमारे साथ होती हैं और वही मेरे बच्चों की देखभाल भी करती हैं मेरे साथ साथ, और उनका हर तरह से ख्याल भी रखने का मुझे तरीका गाइड करती हैं कि बेटा इस तरह नहीं करो, इस तरह करो, ऐसे अभी भी नहीं साथ करो, हैं ऐसे आपके? करो। जी अभी मेरे साथ हैं, ये बैठे हैं सामने मेरे साथ स्टूडियो आई हैं। जी बिल्कुल। जी। और माशाल्लाह आंटी अब भी जवान लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं मैं तो माशाल्लाह। चाह रही थी कि वो भी यहाँ पर आए, क्यों नहीं आई पता नहीं। मैं अपनी वालदा के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी दिल की आवाज़ है कि मेरी माँ मेरे लिए एक घने सायादार दरख्त की तरह है। क्या बात, माशाल्लाह में माशाल्लाह। माँ बाप होते ही ऐसी चीज़ें। बस माँ बाप के हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए कि ये माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी औलाद को इस तरह से पाला। चाहे आई डोंट नो आंटी को क्या मुश्किलात हुई होंगी, जाहिर सी बात है ज़ैनब आपके सामने, लेकिन आज इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह कि ज़ैनब इस माशरे को बहुत कुछ देने के लिए तैयार है और दे रही हैं, और लोग उससे बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं इस माशरे में जो कि अपने बच्चों के साथ क्या कुछ कर देते हैं। इसी हवाले से एक छोटा सा एंगल है हमारा, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल वजूहात की बेस पे हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में दिखा देंगे आपको। हम बात कर रहे थे माँ बाप के हवाले से और बिहेवियर्स के हवाले से, तो हमारे पास एक और गेस्ट जी हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर फरीदा सबा असलम ने, जो कि एक बिहेवियर एक्सपर्ट होने के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी की हेड मिस्ट्रेस भी हैं और पिछले 24 साल से IBP में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कुछ बताइए इस इंस्टीट्यूट के बारे में पहले तो। जी इंस्टीट्यूट जो है वो तकरीबन 25 साल पहले, इंस्टीट्यूट तो 27 साल पहले शुरू किया था। अच्छा। बट जो इसका एक विंग है हैंडीकैप बच्चों का, मेंटली चैलेंज बच्चों का, वो हमने 25 साल पहले शुरू किया था। अच्छा। एंड आई वाज फॉर्चुनेटली वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स। और आई एम अ स्पीच थेरेपिस्ट एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज द हेड मिस्ट्रेस को 2 साल बाद। सो समझे 23 साल से आई हैव बीन वर्किंग देयर एज द हेड मिस्ट्रेस। अच्छा। इंस्टीट्यूट की ख़ास बात ये है कि विद टाइम वी हैव ग्रोन। और शुरू में तो ये चंद बच्चों पे मुश्तमिल इदारा था, लेकिन अब माशाल्लाह हम ऑन अ डेली बेसिस तकरीबन 400-500 बच्चों को हेल्प करते हैं। इस तरह के कुछ इन हाउस हैं, यानी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सारा दिन तरबियत करते हैं, और कुछ हमारे आउट पेशेंट्स हैं जिनको हम थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे आते हैं माँ बाप के साथ, माँ बाप छोड़ के जाते हैं, टाइम सम ऑफ देम, लेकिन हम अगर वो पूरा दिन रहते हैं तो हमारे पास अपनी वैन है और वो हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको बुलाते हैं। क्या बात है सर। डॉक्टर खीम से मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जब फौजिया आपके पास तहरीन को लेकर आई, तो सर क्या आपको लगता था, चांसेस किस तरह के समझ आते थे आपको, या इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा जैसे कह रही हैं बहुत आम है, तो किस तरह से डील करते हैं सर इन सारी चीज़ों? फौजिया का कहना जो आम है वो शी इज़ टॉकिंग अबाउट द कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ द एनस, इम्परफोरेटेड एनस। अच्छा। उसकी बात कर रही कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे उनके पखाने की जगह बनी हुई नहीं होती, और उसके 2 किस्म होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं लो टाइप, या नीचे तक आंत तो बनी होती है, थोड़ा सा बीच में कभी कभी मेम्ब्रेन होती है या पर्दा होता है, अच्छा। बाहर ओपनिंग नहीं नज़र आती है। उसको हम जो है सर्जन या जो भी डॉक्टर होता है वो उसी वक्त जो है करेक्ट वहाँ इंसिजन दे के उसी को होल बना देते हैं, तो वो उसी वक्त काम शुरू हो जाता है। लेकिन फौजिया का जो बेटा तहरीन है, उनके साथ जो है वो जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड और हाई टाइप ऑफ इम्परफेक्टेड एनस, वो उसका मतलब है कि बहुत आधी आंत जो है ऊपर वाली
आंत जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत, उन दोनों के अलग अलग फंक्शन भी हैं। अच्छा। काम अलग अलग है। छोटी आंत में जो है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, बड़ी आंत में जो है पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, बाकी डाइट जो है छोटी आंत में होती है। तो बड़ी आंत जो है काफ़ी उसका हिस्सा जो बना हुआ नहीं होता है जी, जिसमें हाई टाइप जिसको कहते हैं, तो उसमें फिर कोलॉन जो है वो उसका हिस्सा बाहर निकाल के सर्जन जो है रास्ता, एक अल्टरनेटिव रास्ता बना देता है जिसको हम कोलोस्टोमी कहते हैं। और कोलोस्टोमी से बच्चा जो है पखाना जैसे टाइम के साथ वो करता रहता है। ये चीज़ तो आम है। अच्छा, कितनी आम है ये भी हॉस्पिटल बेस्ड डेटा है। हो सकता है जहाँ फौजिया इलाज करा रही थी तो वहाँ वो है ही बच्चों का शोभा, और बच्चों की सर्जरी के वार्ड में गई थी तो वहाँ इसी तरह के बच्चे बहुत सारे देखे होंगे, तो इनकी नज़रों में तो कॉमन है, लेकिन इतना नॉट कॉमन। ठीक है। तो अब दूसरा जो सवाल है कि क्या सिर्फ ये कोलोस्टोमी या इतना ही काफ़ी है, या ऐसे बच्चों के लिए या और भी डिफेक्ट साथ साथ हो सकते हैं। बिल्कुल। और मेडिसिन का जनरल प्रिंसिपल है एक कुदरत ने नुक्स छोड़ा है, हाँ। तो उसके साथ हमें डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि दूसरे नुक्स के लिए वो ढूंढे, अच्छा, सर्च करे। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि जो रीनल या क्लोकल या एनल अबनॉर्मलिटीज जो हैं उसके साथ साथ, क्योंकि गुर्दे और मसाना उसके साथ साथ होते हैं जुड़े और डेवलपमेंटली जब जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट होते हैं जो मे बी 20 वीक्स और 25 वीक्स उससे स्टार्ट होती है, तो उस वक्त से जो है क्लोका जिसको हम पखाने का रास्ता बाद में बनता है और ब्लैडर मसाने का रास्ता, वो एक दूसरे से मिले होते हैं और साथ डेवलप होते हैं। ठीक है। तो इस तरह जब भी हमें इम्परफेक्ट एनस होता है तो हम कहते हैं कि इस बच्चे को हमें गुर्दे की एनामोलिस के लिए करना जरूरी है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड मस्ट है। सही। तो प्रोबेबली हो सकता है आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर इवन सर्जरी अल्ट्रासाउंड कभी कभी सर्जन जो करके भेज देता है कि बाद में करा लेंगे, प्रोबेबली ये मिस हुआ था या लेट हुआ था, लेकिन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद तहरीन वाज एडमिटेड अगेन, एंड इन दैट एडमिशन हमने जो अल्ट्रासाउंड किया और उसके गुर्दे के जो केमिकल टेस्ट होते हैं जिसको हम सीरम क्रेटिनिन कहते हैं, अच्छा, और ब्लड के टेस्ट और होते हैं, वो करने के बाद पता लगा कि इनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। और फिर अल्ट्रासाउंड से पता लगा कि भाई क्यों गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं जी, तो फिर पता लगा कि एक गुर्दा तो पैदाइशी था ही नहीं, जिसको हम कहते हैं रीनल, पता नहीं चल सका मतलब कि रीनल एजेनेसिस जी, या गुर्दे का सिरे से बनना ही नहीं। तो ये एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट था। आम तरह एक गुर्दे का डिफेक्ट होता है, दूसरे का भी चांस होता है। तो इनका जो गुर्दा एक था, राइट किडनी वाज देयर, बट वो भी फंक्शनल नहीं था, डिसफंक्शनल या उसको 30-40% काम कहते थे, वो 30-40%। फौजिया कहती है बड़ा साथ दिया आपने इनके। डेफिनेटली उस वक्त भी हमने कोशिश की कि उसको जो इनिशियल जो ट्रीटमेंट थी इसमें हम फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड या ड्रिप फ्लूइड देते हैं, और सब कथा कलामी माफ, मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट तो ठीक है, हम सबको क्योंकि इतनी नवाव नहीं है तो बात इतनी समझ में नहीं आ रही होती। हम बात करना चाहते हैं बेसिकली पेरेंट्स के रवैये से। जब इस तरह के बच्चे लेकर आते हैं लोग, तो क्या वाकई बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है कि उनकी बेहतरी भी हो जाए या जान छुड़ाने की? ख्याल है जो भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हर वालिदैन जो है उतना ही इंटरेस्ट शो करते हैं कि ये बच्चे का क्या हमारे सही हो जाए, बस किसी भी तरह सही होना चाहिए। हाँ। और इसका डिफेक्ट क्यों हुआ है, ये हमसे तो कोई गलती नहीं हुई है। हाँ। ये या हमारे डॉक्टर की तो गलती नहीं है, या किसी की गलती तो नहीं है, या मैंने दवाइयाँ तो कोई गलत नहीं खाई, इस तरह की जो माएँ जो है। फौजी आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि किसी की गलती थी या कोई इस तरह की चीज़ था, या कोई जैसे हमारे बड़ा एक आम परसेप्शन है कि कौम में कुछ भी हो जाता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक वो था या ये था, इस तरह की कोई बातें कभी ज़हन में आती हैं? किसी को ब्लेम करना? नहीं, या आपने आपको कभी ब्लेम किया? किसी को ब्लेम तो मैं नहीं करती, लेकिन एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे प्रॉपर स्कैनिंग करवानी चाहिए थी, जो आपने नहीं जो मैंने नहीं करवाई थी। और ये सबको करवानी चाहिए? ये सबको करवानी चाहिए।
ये करवानी चाहिए। ये मैं सारी माओं को कहूँगी, जब आप कंसीव करो उसके 2 या 3 महीने के बाद आप प्रॉपर स्कैनिंग करवाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। असल में मेरा ये ख्याल था कि चूंकि हस्बैंड डॉक्टर हैं तो पहला बेटा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हुआ था, तो ख्याल नहीं जाता। हाँ यही था माइंड में कि हाँ सेकंड बेबी है तो ये भी ठीक ही होगा। सोचते नहीं ना कि हमारे साथ हो सकता है या कुछ भी हो और सकता है। फिर अक्सर माएँ अल्ट्रासाउंड से भागती भी हैं, वो ये सोचती नहीं कम से कम वो जाए, वो रेज जाए, क्या ज़रूरत है, वो कुछ कॉन्सेप्ट। और उसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में ना जाया जाए, उसमें सॉरी एक्सरे रूम में ना जाया जाए, कोई मेडिसिन ना ली जाए अपनी डॉक्टर से पूछे बगैर। जाते जाते उन माओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त उन सिचुएशन से गुजर रही हैं जिससे आप गुजर चुके हैं? मैं बस यही कहूँगी कि हिम्मत से काम लें और अपने बच्चों को आप ये समझें कि ये खुदा की अमानतें हैं हमारे पास, जो कुछ अरसे के लिए वो हमें देता है और हमें उस पर पूरा उतरना है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू फौजिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें बातें करनी है इसी टॉपिक के हवाले से। ब्रेक